आज हम शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसे आज हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की फोरकास्टिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये समझिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम लेते हैं, उनको बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामने। सबसे पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें फंड्स कहाँ से मिलेगा, फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, और इसे हमने समझा है किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, किस तरह से सोर्सेज ऑफ फंड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद उस फंड्स को हम अपने पास ना रखकर उसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने पास रखेंगे तो हमें कुछ भी उस पर रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो उस पर कुछ रिटर्न हमें मिल सके, इस पर्पज से फिर उसे हम इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कहाँ पर करें? जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो फंड्स आपके पास है, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने इस 10 लाख रुपए को कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए हो और मैं कहूँ कि भैया सारी की सारी 5 लाख रुपए की आप मतलब 5 साल की आप एफडी करवा दीजिए, तो आप कहेंगे भी 5 साल तक फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तो ठीक यही जो समस्या है वो बिजनेस के साथ होती है। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें हाई रिटर्न देते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में हमें रिटर्न मिलता है लो, लो रिटर्न। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सारा का सारा पैसा ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दें, सारा पैसा ही हम बैंक में जमा करवा दें, बैंक में एफडी करवा दें। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस के तो जो डे टू डे के जो खर्चे हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन है, उनको ही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी कुछ पैसा आपके पास चाहिए ना। तो यहाँ पर मेन जो डिसाइड करना होता है आपके फाइनेंशियल मैनेजर को, वो यही डिसाइड करना होता है कि जैसे अगर ये आपके पास टोटल 10 लाख रुपए का फंड है, तो इस 10 लाख रुपए में से कितना रुपया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, जहाँ से मेनली हम अर्निंग पर्पज जो हमारा होता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमारा पर्पज अर्निंग का नहीं होता। इसका पर्पज मैंने बताया मेनली ये अर्निंग के पर्पज से किया जाता है, प्रॉफिट के पर्पज से। और ये जो किया जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये होता है स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है, बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यानी कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब आपके पास पैसा हो। अगर आपका सारा ही रुपया, मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद लेते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जब आपको रुपए की जरूरत पड़ेगी तो बार बार आपको जो है हाथ फैलाना पड़ेगा, बार बार किसी से उधार लेना पड़ेगा, है ना, तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कहेंगे। इसी तरह से बिजनेस भी जब उसके खर्चे हैं सैलरी से संबंधित, या मान लीजिए सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो ये सारे खर्चे वो जैसे ही ड्यू हो बिना किसी समस्या के आराम से दे सके। तो जो स्मूथ ऑपरेशन बिजनेस का होता है, सफिशिएंट लिक्विडिटी बिजनेस में बनाए रखना, ये मेनली आपके इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ेंगे, उसका मेन पर्पज होता है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेनली किया जाता है अर्निंग पर्पज से, प्रॉफिटेबिलिटी के पर्पज से। और उसके बाद फिर हम आगे बाद में पढ़ेंगे भी, उसके बाद डिविडेंड, जो आपका जो डिविडेंड डिसीजन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी बोलते हैं, लास्ट में जो अपना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है शेयर होल्डर में, और कितना अपने पास बचा कर रखना है, ठीक है ना, ताकि हम बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सके, वो फिर डिविडेंड डिसीजन में पढ़ेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन पर्पज मैंने आपको बताया, इज मीन्ड बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो मैं अभी आपको ऊपर बता कर आ रहा हूँ। और ये मेनली किस लिए किया जाता है? लिक्विडिटी के लिए, बिजनेस की लिक्विडिटी को बनाए रखना, क्योंकि अगर बिजनेस में लिक्विडिटी कम हो गई तो आप अपने ड्यूज जो है उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाएंगे। तो हर बिजनेस को सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, इसके सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब मान लो अब आप 5 साल के लिए अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो 5 साल बाद तो बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है 5 साल तक आपका बिजनेस ही दिवालिया घोषित हो जाए, क्योंकि जब आप सप्लायर्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे,
डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है उससे पहले ही कोई एप्लीकेशन डाल दे और कहे कि भाई ये जो इनके जो असेट्स है उनको बिकवा कर हमारी पेमेंट करवाई जाए। तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना वर्किंग कैपिटल के, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के पहिए दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो बाल बेयरिंग की जो गोलियां होती है जो उसको स्मूथ चलाती है, ग्रीसिंग होती है, वो काम वर्किंग कैपिटल करती है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब ये आपको एक ओवरव्यू से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल है क्या। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर बाद में आएंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है। तो वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट्स को जो हम समझें तो एक इसमें होता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है इसमें नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, मोटे तौर पर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल करंट असेट्स। आपके बिजनेस में जितने भी करंट असेट्स है सारे का जोड़ कर लीजिए, वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, मींस टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, यानी कि टोटल करंट असेट्स जो है उसको हम जनरली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज से कितनी अधिक है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर दीजिए। मान लीजिए आपकी टोटल करंट असेट्स है 5 लाख बिजनेस में, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए तो कहलाएगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आप घटा दें तो जो 3 लाख रुपए आपके पास बचेंगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। और एक बात और मैं बता दूं कि जब आपसे वर्किंग कैपिटल बोला जाए, मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ, ना ग्रोस ना नेट, मैं कह रहा हूँ भाई वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं कुछ ना कहूँ स्पेशली तो वर्किंग कैपिटल से मेरा मतलब इस नेट वर्किंग कैपिटल से ही होता है। जब हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ या नेट वर्किंग कैपिटल की, तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल ही लिया जाएगा। अब ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, इसकी एक जो है अल्टरनेटिव डेफिनेशन और है, वो समझनी बहुत जरूरी है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है अल्टरनेटिवली। ये देखिए अल्टरनेट डेफिनेशन इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लेना इसको कि अल्टरनेटिवली नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वो हम कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ करंट असेट्स विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये शायद आपको समझ में कम आया हो कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि करंट असेट्स का वो हिस्सा जिसकी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हुई है उसे हम भाई नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसको, इसका मतलब क्या है। एक ही बात है लेकिन कहने का तरीका दूसरा है। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी और जो अपने रिस्क है उसके बीच में ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे तो वहाँ ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। एक बार इसको ऐसे समझो, मान लो आपकी ये बैलेंस शीट है, ठीक है। वर्टिकल नहीं, मैं आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बना रहा हूँ, पुराने पैटर्न से ही बना रहा हूँ। तो आप इधर जो लिखा करते थे ये होती थी आपकी एसेट्स और यहाँ होती थी आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फाइनेंस के नज़रिए से समझिए। अकाउंट्स के नज़रिए से तो ये हो गया, अब फाइनेंस के नज़रिए से हम इनको बोलते हैं ये जो कैपिटल आपने चाहे शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर से, जहाँ से भी, या आपने लोन से जहाँ से भी पैसा इकट्ठा किया, इसको हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो आपकी कैपिटल साइड है उसको मैं ये भी कह सकता हूँ सोर्सेज ऑफ फंड्स। और जो असेट्स है वो क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। कि भाई आपने सोर्स इकट्ठा किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने मशीनरी खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने फर्नीचर परचेज किया, फिक्सचर परचेज किया, आपने स्टॉक परचेज किया, ठीक है। तो ये जो भी आपकी असेट्स हैं, इन सभी असेट्स को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो अपनी साइड हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से होते हैं। आप कहेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपने अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़े हैं। आपने कहा कि जी डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, या किसी से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनको भाई हम ब्रॉडली अब दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, ये सब हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, जिसमें सब आ गए आपने जो भी अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़े थे। और जो आपकी करंट लायबिलिटीज होती है जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, इन सबको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज। क्रेडिटर्स हैं वो भी एक तरह का जो सोर्सेज ऑफ फंड ही है। कैसे भाई, मान लो उसने मेरे को 2 महीने के लिए उधार दे दिए 50,000 रुपये का माल, तो भाई आप इस तरह से समझो कि अगर वो उधार नहीं देता तो 50,000 रुपये मुझे आज ही देने थे ना उसको। लेकिन अब वो क्योंकि मुझे कह रहा है कि 2 महीने बाद आप पेमेंट कर देना, तो 2 महीने तक वो 50,000 रुपये मैं अपने पास यूज कर सकता हूँ। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली वो 2 महीने के लिए 50,000 रुपये मुझे यूज करने के लिए दे रहा है। इसलिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दीज आर ऑल्सो लाइक सोर्सेज ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, हमने फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह जो कुछ भी आपने इस तरह का खरीदा, उन सबको हम बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो आपने डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश के रूप में रखा, ये सब कहलाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से अपनी बैलेंस शीट जो थी उसको हमने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लिया। अब मैं इसमें कुछ इमेजिनरी फिगर भरने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई आपके जो टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो हैं 10 लाख रुपए के। ठीक है, और टोटल आपके पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं वो है, मान लीजिए मैंने कहा 3 लाख रुपए के। ठीक है, समझने के लिए कुछ भी भर दिया मैंने। इस तरह से 13 लाख रुपए आपके पास आए हैं। इन 13 लाख रुपए में से आपने क्या किया हुआ है, आपने 8 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर रखे हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज में, और बाकी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज में। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज मैंने आपको बताया और कुछ नहीं, आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज है एक तरह से। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं, एक तरह से आपकी करंट असेट्स। तो अब जरा मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो डेफिनेशन में आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, उसको मैं एक बार फिर से उस पर आना चाहूँगा। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टोटल जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। ठीक है, ये है आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब तो वही है, वही आप समझ रहे हो। नेट वर्किंग कैपिटल का एक मीनिंग हमने बताया, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, ये हो गया भाई 2 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन अब इसका जो दूसरा मीनिंग मैंने बताया कि दैट पार्ट ऑफ करंट असेट्स विच इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो तुम्हारी जो करंट असेट्स है वो है कितने की, 5 लाख रुपए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 5 लाख रुपया आया कहाँ से। तो भाई 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना था, तो भाई पहले तो हमने इसकी पूर्ति कहाँ से की होगी, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। 3 लाख रुपए के हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज अवेलेबल है, तो इसमें से 3 लाख रुपए तो आए शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक है, कितने रुपए आए यहाँ से, 3 लाख रुपए। और बाकी 2 लाख कहाँ से आए। अब आप देखो आपकी बैलेंस शीट्स में 3 लाख रुपए तो आपने यहाँ से ले लिए, बाकी 2 लाख कहाँ से लिए होंगे, आपने यहाँ से लिए होंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम केवल 8 लाख कर पाए, क्योंकि जो 2 लाख रुपए थे वो यहाँ इन्वेस्ट हुए। ठीक है, तो बाकी 2 लाख रुपए हमने कहाँ इन्वेस्ट किए,
लॉन्ग टर्म, कहाँ से इन्वेस्ट किए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज हुए 2 लाख रुपए। बस यही मैं कह रहा था कि दैट पार्ट ऑफ करंट असेट्स विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अब आपको लगेगा कि इसको इस तरह से उलझा के बोलने की क्या जरूरत है, ये आपको समझ में आएगा अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज जरूरी है बतानी आपको, कि वैसे आपको पता होगा बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से कि करंट असेट्स होती क्या है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस रहेगा, तो करंट असेट्स क्या होती है। तो करंट असेट्स का मतलब आप एग्जांपल देते हैं जैसे कि जी कैश, डेटर्स वगैरह, तो ये होती क्या है। तो करंट असेट्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे कि वो असेट्स जो या तो पहले लिक्विड फॉर्म में कैश के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में, या जिसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 साल में तो आप क्या नहीं बेच सकते, 1 साल में बिल्डिंग, मशीनरी, जो कुछ आप बेचना चाहे सब चीज़ बिक जाएगी। तो इसलिए हम इस साथ में एक चीज़ ये यूज करते हैं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। तो एक बार पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ ले मेरे साथ कि दोज असेट्स विच आर आइदर इन लिक्विड फॉर्म, जो पहले या तो लिक्विड फॉर्म में है, और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस को सामान्य रूप से चलाने के लिए, सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों के चलते हुए ही जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जिनको खरीदने का पर्पज ही यही था कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना। अब इसको ऐसे सोचो, आपने मशीनरी बेची, ठीक है, लेकिन क्यों बेची होगी, मशीनरी आउट ऑफ फैशन हो गई होगी, मशीन ब्रेक डाउन हो गई होगी, इसलिए बेच दी। तो ये आपका काम मशीन बेचना तो नहीं है ना, आपका काम दूसरा है। मान लीजिए आपका रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, तो मशीन बेचना तो आपका काम नहीं है, ठीक है, वो मजबूरी में बेचनी पड़ गई, वो बात अलग है। तो वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन नहीं है। मशीन को जब आपने खरीदा था तो ये सोचकर नहीं खरीदा था कि 1 साल के बाद ही चलन से बाहर हो जाएगी और मुझे बेचनी पड़ जाएगी 1 साल के अंदर ही, है ना। तो ऐसा तो आपने नहीं सोचा होगा। इसी तरह से मकान जब आपने बनवाया होगा, बिल्डिंग बनवाई होगी, तो आपने ये सोच कर तो नहीं बनवाया होगा 6 महीने बाद इसको बेच के जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब डेटर्स के लिए की मैं बात करता हूँ, तो आपने उधार दिया तो ये सोच के तो नहीं बेचा होगा ना कि चलो 5-6 साल बाद आता रहेगा। आपने उम्मीद की होगी 2-3 महीने के अंदर ये पैसा आ जाएगा। तो आपका उद्देश्य यही था कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इन्वेंट्री की मैं बात करूँ, माल आपने ये सोच के तो नहीं खरीदा होगा इसको 5-10 साल तक चलाना है। आपकी उम्मीद रही होगी, कोशिश रही होगी कि फटाफट जितनी जल्दी हो सके बिक जाए, या रॉ मेटेरियल है तो इससे हम तैयार माल बनाएं और उसको मार्केट में बेच दें। तो आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट करना है। इसीलिए डेटर्स हो गया, एडवांस की पेमेंट हो गई, जैसे लोन एडवांस दे दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सब के सब, बिल्स पेबल्स हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, ये सब के सब करंट असेट्स में आती है, क्योंकि इनका उद्देश्य ही ये है कि 1 साल के अंदर इनको नकदी में परिवर्तित कर लिया जाएगा। अब नॉर्मल घटनाओं के कारण, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण अगर आपने कोई असेट्स बेची है, कैश में कन्वर्ट कर ली, ठीक है, तो बेशक वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगी हो, लेकिन फिर भी वो करंट असेट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक यही बात अब करंट लायबिलिटीज पर लागू होती है कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है, दोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब जिसकी आपको पेमेंट करनी है, विच आर पेबल विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर जो पेबल है, जिनकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी है, ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस। अब आपको मान लो कल आप कह दें 2 महीने बाद कि भाई मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं अपनी शॉप बंद कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई उस केस में तो आपने जो डिबेंचर्स हैं जिनकी पेमेंट 10 साल बाद होनी थी, उसकी पेमेंट भी आपको अभी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बात हुई है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, व्यवसाय को नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चलाते हुए जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी हो, वो करंट लायबिलिटीज है। और यहाँ एक बात और पते की बताता हूँ, मान लो आपने कोई डिबेंचर्स इशू किए थे आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले इशू किए थे 5 लाख रुपए के, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट वाले थे। अब उनकी जो ड्यू डेट है ना, वो आज से सिर्फ 5 महीना दूर रह गई है, 5 महीने के अंदर उनकी पेमेंट होनी है।
तो यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन के पर्पज से उस डिबेंचर को भी हम करंट लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बिना किसी एबनॉर्मल सिचुएशन के उसकी ड्यू डेट आ गई है, तो भैया जब हम बात करेंगे कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म कितनी है, हमारे पास नगदी कितनी है, तो 5 लाख रुपए उसके लिए भी आपको अलग निकाल कर रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म सोर्स, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म लोन जिसकी ड्यू डेट 1 साल के अंदर अब पड़ने वाली है, उसे भी हम करंट लायबिलिटीज का ही एक हिस्सा मानकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। ये ध्यान रखिए, बेशक वो करंट लायबिलिटीज नहीं है लेकिन उसको करंट लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो अब आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक मतलब हो गया आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल के जो दोनों मतलब मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक और कंसेप्ट लिया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ही, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एंड टेम्परेरी या सीजनल वर्किंग कैपिटल। एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, परमानेंट को आप फिक्स्ड भी बोल सकते हो, फिक्स्ड स्थाई, स्थाई कार्यशील पूंजी। ठीक है, और टेम्परेरी, सीजनेबल, वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल कार्यशील पूंजी। अब ये क्या होती है? ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब दिवाली का सीजन आने वाला है, जल्दी ही आपको पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक आदमी है, एक हलवाई है मान लीजिए, जो मिठाइयाँ बनाता है। ठीक है, स्वीट सेलर्स है। अब वो मान लीजिए रूटीन में वो 50 केजी दूध लेता है। दूध वाले को उसने बोला हुआ 50 केजी दूध की खपत रोजाना है, तो 50 केजी दूध भाई मुझे रोजाना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए दूध का भाव मैं मान लो 50 रुपए के हिसाब से लगाता हूँ, तो 2500 रुपए, तो एक तरह से रोज इतना लीटर इतने रुपए का दूध तो उसको रोजाना चाहिए ही चाहिए। अब त्योहारी सीजन आ जाएगा, दीपावली आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ थोड़ी सी मिठाइयाँ पहले से बनाकर एडवांस में रखना चाहे, और जाहिर सी बात है वहाँ पर दूध की खपत बढ़ जाएगी। आपको सभी को पता है कि इस मौसम में दूध की खपत फिर अब आगे बढ़ेगी। तो अब वो कहता है, जिससे दूध लिया करता था उसको बोलता है कि भाई अब ऐसा है कि अगले 2 महीने तक तुम ऐसा करना, मुझे डेली 20 किलो दूध फालतू देकर जाना। ठीक है, 50 के हिसाब से ही हो गया, तो 1000 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया। तो ये जो 2500 रुपये जो उसने इन्वेस्ट किया है, एक तरह से इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया, उसके लिए माल है तो कच्चा माल है एक तरह से देखा जाए तो दूध, तो 2500 रुपये जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है ये फिक्स्ड है। ये तो भाई पूरे 12 महीने इतना 50 किलो दूध तो लेता ही लेता है हर दिन, कम लेता है तो हम कम बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया उसके लिए फिक्स्ड। अब इससे ऊपर वो जितना ले रहा है, मान लीजिए 2 महीने लिया, उसके बाद उसने फिर से कह दिया कि मैं फिर से वही 50 केजी पर आ गया। उसके बाद फिर से मान लीजिए होली का त्यौहार आया, फिर उसने कह दिया भाई 10 किलो फालतू कर दियो इस बार। फिर आगे किसी और सीजन में तीज त्यौहार वगैरह पर उसने कह दिया भाई 15 किलो फालतू कर दियो। तो बाकी जो उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको घटाया बढ़ाया, ठीक है, वो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है। यानी कि अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाई ओ एक्स, यहाँ मैं वर्किंग कैपिटल लिख रहा हूँ रुपीज़ में, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ टाइम। टाइम में आप वीक लिखो, डेज लिखो, जो आपका मन करे लिख लो। तो ये जो वर्किंग कैपिटल 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्थायी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो है दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और इसके ऊपर जो अप डाउन चेंज हो रहा है, ये जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसे हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, या सीजनेबल बोल लो भाई, सीजनेबल। ये परमानेंट भी बोल सकते हैं इसको, इसको टेम्परेरी भी बोल सकते हैं इस वाली को। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने सीधी लाइन खींची है उसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल हमेशा ऐसी ही होती है। ठीक
ठीक है। अब मान लो मैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का ग्राफ इस तरह से बना देता हूँ, ये, और मैं कह रहा हूँ ये फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सही है या गलत है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, और ये आपका वही टाइम। अब आपको मन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि ये सही है या गलत है, तो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, ये फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल ही है, ठीक है। और इसके ऊपर जितनी ज़रूरत होती रहेगी वो अपनी वही टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये बढ़ रही है फिर भी सही क्यों? देखो, अगर अब उसी हलवाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसा तो है नहीं कि उसने जिस टाइम दुकान खोली होगी तुरंत उसने सीधा 50 किलो दूध लेना शुरू कर दिया होगा। शुरू में उसने अपना काम जमाया होगा, शुरू में हो सकता है 10 किलो दूध से की खपत लेनी शुरू की हो, उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, 15 किलो किया हो, उसको 20 किलो कर दिया हो, ठीक है, उसको 30 किलो कर दिया हो, उसको 35 किलो कर दिया और फिर जाके वो 50 किलो पर आ गया हो। तो जो ग्रोथ ऐसी हो रही है, देखो वेरिएबल में इस ग्रोथ में दोनों एक फर्क है। ये क्या है, ये टेम्परेरी ग्रोथ है, 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर से वापस जानी है। लेकिन यहाँ उसने जो दूध बढ़ाया 20 किलो के बजाय का, भी अब आगे से अब 30 किलो लिया करेंगे, तो परमानेंटली बढ़ा दिया। आगे से कह दिया आगे से हम 40 किलो लिया करेंगे भाई, तो ये परमानेंटली बढ़ा दिया। तो परमानेंटली जो ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो भी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल ही है। फिक्स मत कहो इसको, फिक्स्ड से अगर कंफ्यूजन होता है तो परमानेंट बोल लो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, तो जो एक ग्रोइंग फर्म के लिए होता है, ये एक फर्म जो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग फर्म जो है उसकी वर्किंग कैपिटल का पैटर्न आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा होगा उस बिजनेस के साथ साथ उसकी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता भी बढ़ेगी, तो वो उसको बढ़ाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो ग्रोथ जो परमानेंट हो गई है वो दोबारा वो नीचे नहीं आनी है वो, ठीक है। तो उस वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेट हो, एक बिजनेस जो अपने पीक पर पहुंच चुका है तो उसकी इस तरह से मिलेगी, एक बिजनेस जो अभी पीक पर पहुंचने वाला है, चल रहा है, अभी ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी इस तरह से मिलेगी। और एक बिजनेस जो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में आ गया है, एक ऐसी फॉर्म जो पता नहीं कब बंद हो जाए, धीरे धीरे उस बिजनेस को वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट वाली है वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कभी ग्रोथ पर था, वो मान लीजिए 50 किलो दूध लेता था, अब धीरे धीरे काम घट गया, उसने 40 किलो कर दिया, और कम हो गया, उसने कभी आज से 30 किलो कर दे, और कम हो गया, कहते 20 किलो कर दिए। त्योहारी सीजन जब आते हैं तो वो 20 किलो के ऊपर 15-20 किलो एक्स्ट्रा लेकर काम चला लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। ये कौन सी फर्म के लिए? ये डिक्लाइनिंग फर्म के लिए, ठीक है। तो आपको दो बातें समझ में आई कि परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, और सीजनेबल या टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होती है। और दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि फिक्स्ड या परमानेंट कहने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल स्थिर ही रहेगी। अगर उसमें स्थायी ग्रोथ हो सकती है तो भी वो परमानेंट कहलाएगी, अगर उसमें स्थायी रूप से डिक्लाइनिंग हो रही है तो भी वो जो है वर्किंग कैपिटल परमानेंट वाली ही कहलाएगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी, कि वो ये है कि अपना जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम करें क्यों। क्योंकि आपको बेसिक कम से कम ये चीज तो अभी समझ में आनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम क्यों करें, क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं वही एग्जाम्पल दोबारा से ले रहा हूँ, ये है अपनी बैलेंस शीट। इसमें ये अपने थे लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने लिए थे हमने? 10 लाख रुपए के लिए थे। शॉर्ट टर्म सोर्सेज हमने 3 लाख रुपए के लिए थे। इसी तरह से यहाँ पर आप आइए, जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये हो गए टोटल 13 लाख, ठीक है। अब एक जरूरी इंटरप्रिटेशन पर जाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए ही मैंने आपको नेट वर्किंग कैपिटल की वो जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है वो समझाई थी। अब समझिए, पहले एक चीज का फैसला करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों में से किस पर रिटर्न ज्यादा मिलता है।
आप सोचो, देखो आपने मशीनरी परचेज की, प्रोडक्शन होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, बिल्डिंग भी इसी तरह का काम करेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई रिटर्न देता है। ठीक है, मान लीजिए ये 12% का रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर मैं कहता हूँ रिटर्न मिलता ही नहीं, ना के बराबर। अब आपने इन्वेंट्री लेकर 10 लाख रुपए का माल भर लिया अपने पास, उससे क्या हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वो आपने भर लिया तो महंगा हो जाएगा, उस पर कुछ रिटर्न मिल जाएगा, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, बल्कि आपकी जो असेट्स है वही उसमें ब्लॉक हो जाएगी, देखा जाए तो। आपने डेटर्स उधार दे दिया 5 लाख रुपए किसी को, अब 5 लाख पर वो ब्याज देगा, इसके चांसेस बहुत कम है, और देगा तो भी बहुत नामचारे का होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ना के बराबर होता है, फिर भी मैथमेटिकली आपको समझाने के लिए कुछ फिगर लेनी है, इसलिए मैंने नामचारे का रख दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पज ही जो है सिर्फ बिजनेस को स्मूथली चलाना है, बिजनेस में लिक्विडिटी बनाए रखना है, अर्निंग तो उसका उद्देश्य ही नहीं। अब इसी तरह से आप सोर्सेज की बात करो, कोस्ट की बात करो, ये तो मैंने बात की रिटर्न्स की। अब लागतों की बात करते हैं। ठीक है, लागतों के लिए मैंने कहा कि भाई कॉस्ट जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज की ज़्यादा होगी शॉर्ट टर्म सोर्सेज की। अब जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कम है, ऐसे शॉर्ट टर्म सोर्सेज की कॉस्ट भी कम है। कौन सा क्रेडिटर्स हमसे ब्याज मांगेगा, कौन सा सप्लायर हमसे ब्याज मांगने वाला है? ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर भी नामचरे का ही होता है। तो मतलब कहने का मतलब बहुत कम आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो और जो उधार देने वाला है, मान लीजिए हम किसी फ्रेंड से भी कह सकते हैं भैया 1 महीने के लिए हमें उधार चाहिए, हो सकता है वो ब्याज मांगे ही ना। लेकिन अगर हम 1 साल 2 साल के लिए ले रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है, हम खुद हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हम उसको ब्याज भी दें। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज सस्ते पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज महंगे पड़ेंगे, सारी कहने की बात का अर्थ ये है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज मान लो 8% की लागत दे रहे हैं हमें, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज की लागत हमें पड़ रही है, समझने के लिए 3%, मैंने कुछ भी लिख दिया मन से। अब जरा इस बिजनेस को एनालाइज करते हैं, देखो आपके सामने, और ये इस पर पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर, रिस्क पर, लिक्विडिटी पर क्या असर होता है, वो समझाइए। ठीक है, तो जरा देखो इस बिजनेस में इसकी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही होगी। नेट वर्किंग कैपिटल है 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख रुपए नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास एक्सेस में है। यानी कि अगर मेरी जो शॉर्ट टर्म असेट्स है उसकी वैल्यू 5 लाख से घटते घटते 3 लाख तक भी आ जाए, तब भी मैं अपनी सारी की सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट आसानी से कर सकता हूँ। यानी कि ये लिक्विडिटी उचित है, मेरे पास सही है, लिक्विडिटी अच्छी है। और लिक्विडिटी अच्छी है तो जोखिम कम है। जोखिम किस चीज़ का? कि जब वक्त आए, जब पेमेंट का टाइम आए तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँ, इसी बात की तो जोखिम है ना। तो जब मेरे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होगी तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसका जोखिम बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना कमा रही है जरा ये फर्म। आओ यहाँ से देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, 8 लाख रुपए का। इस पर कितना कमाते हैं, 12% कमाते हैं। 8 लाख पर 12% कितना हो जाएगा भाई, 8 लाख पर 12% मैंने किया तो 96,000 रुपये का रिटर्न है। ठीक है, और जो अपने 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सॉरी 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस पर 2%, तो 10,000 रुपये यहाँ भी कमा रहे हैं। तो टोटल रिटर्न कितना कमा रहे हैं भैया, 1,06,000 रुपये का रिटर्न इस फर्म को मिल रहा है। समझते जाना साथ साथ। ठीक है, कॉस्ट कितनी चल रही है इसकी, टोटल कॉस्ट जो इसको पे करनी पड़ रही है। कॉस्ट के लिए आप देखो, इसका जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने हैं, 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए। इस पर मोटे तौर पर 8% ये पे कर रहे हैं, तो 80,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ रही है। और 3 लाख रुपए का जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है उस पर ये 3% पे कर रहे हैं, 9,000 रुपये की पेमेंट वहाँ करनी पड़ रही है, तो 89,000 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो नेट कितना कमा रही है फर्म, नेट रिटर्न ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, और 17,000 रुपये ये फर्म नेट प्रॉफिट, अगर मतलब और सब चीज़ों को इग्नोर करके इन जनरल ये 17,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फर्म की नेट वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ
इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, और निचोड़ फिर इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप नोट करना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टोटल 13 लाख है, आपको पता है दोनों तरफ। मैं इस 13 लाख को छेड़े बिना, इसको चेंज किए बिना किस तरह से वर्किंग कैपिटल को बढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ देखिए, बैलेंस शीट आपके सामने रही, मैं फिर से कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, अब मैं कैसे इसकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाऊं भाई, या तो मैं यहाँ से 1 लाख रुपया निकाल कर यहाँ डाल देता हूँ, 6 लाख हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। या मैं एक काम और कर सकता हूँ कि जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में 10 लाख की बजाय 1 लाख रुपया कम करके शॉर्ट टर्म सोर्सेज से यूज करना से शुरू कर दूँ, यानी कि नहीं सॉरी, शॉर्ट टर्म सोर्सेज में से 1 लाख रुपए निकाल कर लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डाल दूं, यानी कि यहाँ इसको 2 लाख कर देता हूँ और ये हो जाएंगे 11। तो 5 में से 2 गए 3, या 6 में से 3 गए 3 हो जाएंगे। मैं चलो दोनों कर देता हूँ, मैं 50,000 रुपये का चेंज यहाँ कर रहा हूँ, 50,000 का यहाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तो मैं 50,000 से बढ़ा रहा हूँ और जो अपनी जो करंट लायबिलिटीज है उसको 50,000 से मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो मैं 13 लाख के यूज कर रहा था, 10 लाख के यूज कर रहा था, अब मैं उसको 10,50,000 रुपये का यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने 2,50,000 रुपये से अपनी करंट लायबिलिटीज को कम कर दिया। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में मैं जो 8 लाख रुपए लगा रहा था, अब मैं यहाँ 7,50,000 रुपये लगा देता हूँ और 50,000 रुपये मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, तो अब ये 5,50,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल तो वही है, टोटल में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब चेंज कहाँ आएगा जरा वो भी समझने की बात है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर आप कितनी अपनी आ रही है वर्किंग कैपिटल, सेकंड एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि अपनी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कितनी आएगी, जरा देखो। तो नेट वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, 5,50,000, 5,50,000 माइनस 2,50,000, 3 लाख रुपए की नेट वर्किंग कैपिटल हो गई। यानी कि 2 लाख रुपए थे पहले, अब मेरे पास 3 लाख रुपए लिक्विड फॉर्म में, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और लिक्विडिटी जब बढ़ जाएगी तो आपका रिस्क, जोखिम कम हो जाएगा। अब आप और भी निश्चिंत है, और भी बड़े आराम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से हर लोन की पेमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, रिटर्न पर इम्पैक्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जिस पर आपको जो है 12% रिटर्न मिल रहा था, आपने उसका तो इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, जिस पर रिटर्न आपको मात्र 2% मिल रहा था उसमें बढ़ा दिया। तो अब क्या है, 7,50,000 पर तो आपको मिलेगा कितना, 12%। 7,50,000 पर 12% और 5,50,000 पर 2%। 7,50,000 पर 12% आ गया भाई 90,000, और 5,50,000 पर 2% हो गया भाई 11,000। तो टोटल रिटर्न कितना है, 1,01,000। वहां कितना था, वहां 1,06,000 रुपए था, आपका रिटर्न कम हो गया। ठीक है, रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट आया, रिटर्न कम हो गया। अच्छा, पोस्ट पर भी देखें, पोस्ट पर क्या असर पड़ता है, पोस्ट पर भी देखते हैं। पोस्ट देखो, आपने 10 लाख की बजाय उसको 10,50,000 कर दिया, महंगा सोर्सेज आपने ज़्यादा बढ़ा दिया। 10,50,000 पर 8%, एक मिनट, 10,50,000 पर 8%, ये हो गया भाई 84,000, 84,000 रुपये। और बाकी यहाँ कॉस्ट कितनी थी, यहाँ थी 2,50,000, उस पर 3%, 7,500। 84,000 में 7,500 और जोड़ दें, 91,500। अब वहाँ लागत कितनी आ रही थी आपकी,
वहां लागत आप देखिए कितनी आ रही थी, 89,000, और रिटर्न आ रहा था 1,06,000। यहाँ रिटर्न तो कम हो गया, 1,06,000 हो गया, और लागत जो है आपकी बढ़ गई, 91,500 हो गई। तो नेट रिटर्न कितना आ जाएगा अब, 91,500। नेट रिटर्न कितना हो जाएगा, 1,01,000 माइनस 91,500, तो ये हो जाएगा 9,500 रुपया। नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो गई। ठीक है, इस चीज को समराइज फॉर्म में लिख दूं मैं, इसको मैं समराइज फॉर्म में लिखता हूँ कि इफ नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज अगर होती है तो क्या होगा, रिस्क कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, आपके कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, और रिटर्न कम हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर होता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो गिर जाती है, और लेकिन रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट आएगा नेट वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ती है तो। अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ कि अगर नेट वर्किंग कैपिटल अगर कम हो जाए तो क्या होगा, वो वैसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसको खुद करिए। सेम इसी उसमें ही मैं बैलेंस शीट तो एक बार उसकी बना देता हूँ उसकी, ठीक है, बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और फिर हम इसके निष्कर्ष पर आएंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम क्या मतलब समझे, कम से कम आज आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। तो अब इसका डिक्रीज अगर होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पहले डिक्रीज कैसे करें वो समझ लेते हैं। बेस आपका क्या था, वो 10 लाख थे, ठीक है, और ये 3 लाख, इधर थे 8 लाख और 5 लाख। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपनी जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको 9,50,000 रुपये कर देता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो जाएंगे 3,50,000 रुपये के, टोटल वही 13 लाख रुपए रहेगा। इधर से मैं कर रहा हूँ असेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है 8,50,000 रुपये कर रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000 कम करके 4,50,000, तो ये आ गया 13 लाख। अब जरा देखना नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी, 4,50,000 में से 3,50,000 के 1 लाख। अब नेट वर्किंग कैपिटल कम हो गई तो लिक्विडिटी हो गई कम, लिक्विडिटी कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी पर चलो आप असर देखना। उसके बाद फिर रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी कम होने पर रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न जो है वो बढ़कर आएगा। क्यों, क्योंकि जो अब आपका महंगा वाला सोर्स है देखो, ठीक है, उसकी लागत कम, वो आपने कम कर दिया तो आपकी जो है लागत कम आएगी। ठीक है, इसी तरह से जिस पर आपको हाई रिटर्न मिल रहा था उसमें आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट तो आएगी 9,50,000 गुना 8% और प्लस 3,50,000 गुना 3%। रिटर्न आएगा आपका 8,50,000 गुना 12% और प्लस 4,50,000 गुना 2%। और आप खुद ही देखना करके कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा। अब समस्या आती है कि अब आखिर करे क्या, तो अब हमें उस निचोड़ पर चलना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, देन व्हाट डज इट मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फिर मतलब क्या है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है भैया, ये जो रिस्क है ना ये भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन रिस्क बचाने के चक्कर में प्रॉफिट को भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो एक ट्रेड ऑफ हो जाए, एक उतनी लिक्विडिटी, उतनी सफिशिएंट लिक्विडिटी हो जाए जो ना तो एक्सेस में रहे और ना ही शॉर्टेज में रहे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स, ठीक है, मीन्स टू डिटरमाइन
ठीक है, सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ए बिजनेस so that we can trade off between profitability and risk. ठीक है, and business can be smoothly operated, and business can be operated smoothly. बिजनेस को बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलाया जा सके. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब हो गया टू डिटरमाइन सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए उतनी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन कर दो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में एक ट्रेड ऑफ, एक सामंजस्य बनाया जा सके. ठीक है, और बिजनेस को हम साथ साथ स्मूथली चला सके. तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल को फिर फोरकास्टिंग किस तरह से किया जाता है. ठीक है.